एंजाइम कैटालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां इंट्रोडक्शन परिचय एंजाइम के बारे में, तब एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में और तब एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। तो यहां आप पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के सेकेंड वॉल्यूम कैटालिसिस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस। इसके जस्ट बाद आप पढ़ेंगे सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस या कैटलिस्ट, जिसका दूसरा नाम है जियोलाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम सर्टेन नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे और आपके बॉडी में पहले से मौजूद है, जो बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन को ऑपरेट करने में, संपन्न कराने में हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। जैसे जो भी हम लोग फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, यानी सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। ये है सुक्रोज C12H22O11। ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, और जब ग्लूकोज आगे डिसोसिएट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है तब तक से नहीं होगा जब तक से इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में इन्वर्टेज नामक एंजाइम है जो एज ए कैटलिस्ट का रोल निभाता है, इस रिएक्शन को संपन्न होने में साथ देता है। तो कुछ ऐसे एंजाइम है जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, ये सभी एंजाइम सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं। तो इस एंजाइम को एंजाइम कैटलिस्ट कहते हैं और इस कैटालिसिस के प्रोसेस को एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। तो यहां ये एंजाइम उसी तरह से कैटलिस्ट का रोल निभाता है जैसे आप पिछले लेक्चर में थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का स्टडी किए थे। तो उसमें बताया गया था कि पहले सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आकर कैटलिस्ट के सरफेस पर जुड़ जाता है, फिर एडजॉर्प्शन से के कॉन्सेप्ट से एनर्जी हीट निकलता है, वो हीट का यूटिलाइजेशन वो जब करता है, ये आपने पढ़ा था, इस तरह से समझाया गया था कि कैटलिस्ट के सरफेस पर पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़ता है, एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से हीट, जैसे ही एडजॉर्प्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होता है, तो ये दोनों को ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट। और जैसे ही ये आपस में एक मजबूत बॉन्ड बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तुरंत इसके सरफेस को छोड़कर अलग हो जाता है। तो कैटलिस्ट का सरफेस एक रिएक्शन का प्लेस जैसा कार्य करता है, रिएक्टिंग प्लेस का कार्य करता है कि आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे और फिर प्रोडक्ट बनाकर अलग हो जाए। तो ये बार बार प्रोसेस होता रहता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये रिएक्शन के प्लेस का रोल निभाता है कैटलिस्ट। आज ये कैटलिस्ट बन कर आया है एक एंजाइम, और ये एंजाइम एज ए कैटलिस्ट है, वैसे ही रोल निभाता है जैसे कि और, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से एक ताले का एक चाबी होता है, कीलॉक सिस्टम पर आधारित है एंजाइम कैटालिसिस का सारा प्रोसेस। मतलब एक पार्टिकुलर ताला में, एक पार्टिकुलर लॉक में एक पार्टिकुलर की ही जाकर फिट होता है, वैसे ही ये कार्य करता है। जैसे आपको समझाने के लिए यहां एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये है एंजाइम एज ए कैटलिस्ट। जैसे अभी आपने देखा कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए यहां इन्वर्टेज एंजाइम का यूज हुआ। तो क्या कोई दूसरा भी एंजाइम यूज हो सकता है? नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि यहां एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कीलॉक सिस्टम का, और ये कीलॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि एंजाइम पर सर्टेन कैविटीज होते हैं, गड्ढे होते हैं, और इस कैविटीज का एक निश्चित शेप होता है। जिस सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इसी तरह के गड्ढे को भर दे, मतलब पूरा पूरा फिट हो जाए, उसी के लिए ये कैटलिस्ट का रोल निभाएगा। कोई ताला में चाबी इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका जैसा बना हुआ है वो जाकर फिट होगा तभी खुलेगा। तो वैसे ही ये है, ये सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए ये कैटलिस्ट का रोल अदा करेगा, जिसका शेप इसके कैविटी के अनुरूप होगा, परिपूरक होगा, उसमें जाकर एकदम फिट हो जाए। इसी को दूसरी तरह से इस तरह का हमारा मतलब कैटलिस्ट है, एंजाइम है। अब किसी का शेप किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऐसा है, इसके लिए ये कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। ऐसा सबस्ट्रेट है कि जाकर फिट हो जाए, ये इस तरह का सबस्ट्रेट अगर है तो ये जाकर फिट होगा, तो ये एडजर्व होगा, और इसके लिए जो सरफेस है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। इसलिए हमने एग्जांपल दिया एकदम एक्यूरेट कीलॉक सिस्टम का, कि जिस तरह एक पर्टिकुलर ताला का एक पर्टिकुलर चाबी होता है और वो फिट हो जाता है तब खुलता है, वैसे ये फिट हो जाता है तब अपना प्रोसेस शुरू करता है, और प्रोसेस वही करता है जो एडजॉर्प्शन मतलब कि जो कैटालिसिस के एडजॉर्प्शन थ्योरी में आपने पढ़ा। सबसे पहले क्या होता है, ई और एस आपस में फिट हो गया, फिर उसके बाद जैसे ये एडजॉर्प्शन से एडजर्व हो गया कैटलिस्ट के सरफेस पर, वहां हीट इवॉल्व हुआ, तो पहले ये ईएस बना, फिर ईएस मतलब वहां जो एनर्जी निकला, ये सबस्ट्रेट अपने आप को चेंज कर लिया प्रोडक्ट में, और अब फिर उसके बाद क्या करता है, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। अब आप शुरू से इसको एज ए कैटलिस्ट केवल मान के चलिए, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, ये कैटलिस्ट है ये रिएक्टेंट है, तो पहले कैटलिस्ट रिएक्टेंट जुड़ जाएगा, फिर कैटलिस्ट रिएक्टेंट जब वहां पर एडजॉर्प्शन से प्रोसेस होगा तो हीट निकलेगा, तो ये जो रिएक्टेंट है उसी के सरफेस पर प्रोडक्ट बना देगा, और फिर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसको हम यहां पर स्पष्ट दिखाने का प्रयास किए हैं, देख सकते हैं, ये है ई, ये पूरा है एस, ये ईएस, ये रहा ईएस। अब ईएस कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड बनने लगा ईपी, और फिर पी पूरा ये प्रोडक्ट अलग हो गया, ई अलग हो गया। अब यहां इसके जगह पर कौन है, पूरा लॉक, और इसके जगह पर ई कौन है, की, चाबी। तो ये यहां इस तरह से दिखाने समझाने का प्रयास किया गया है। ये है ई, ये है ई, ये है एस, तो पहले ई और एस जुड़ेगा, एस, फिर ईएस कन्वर्ट होगा, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इन फर्स्ट स्टेप एंजाइम combines with substrate and form enzyme substrate complex. In second step, enzyme substrate complex is converted into enzyme product complex, and in third step, product leave the surface of enzyme. ठीक है, तो यहां पर ईपी अलग अलग हो गया। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक का आज का, जिसका नाम है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या है, ध्यान दिया जाए। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण, इसको हिंदी में बोला जाता है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट ध्यान से समझा जाए, पूरा डिटेल जियोलाइट का इस प्रकार से है। देखिए, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होते हैं, जियोलाइट्स क्या होते हैं, समझिए। ये मेटल का एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, और ये मेटल का जो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, जस्ट लाइक इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से आप पिंजड़े में, केज में बहुत सारा होल देखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का केज हो, तो यहां पर ध्यान दिया जाए, ये है जियोलाइट। इस जियोलाइट में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। इस होल्स का एक साइज होता है, एक पर्टिकुलर साइज होता है, और ये साइज होता है 200 pm से 740 pm पिकोमीटर। जरा ध्यान दिया जाए, तो जिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, ये क्या है? कैटलिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट का सरफेस, और यहां पर आ रहा है अब सबस्ट्रेट, यानी रिएक्टेंट, आप लोग नॉर्मल भाषा में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहां ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। 2 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट रहेगा। जिस सबस्ट्रेट का, रिएक्टेंट का साइज इस छिद्र के साइज के एकदम रेंज में होगा, यानी 200 से 740 pm के रेंज में होगा, अगर वो रिएक्टेंट आएगा तो आराम से इस होल, इस छिद्र में फिट हो जाएगा, एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, और इसके लिए ये कैटलिस्ट का रोल निभा देगा, यानी उसको एडजॉर्ब करेगा। वो उसके सरफेस पर जैसे ही एडजॉर्ब होगा, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस से 3 स्टेप जो होता है उसके माध्यम से। लेकिन अगर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का साइज इस साइज के रेंज में नहीं है, तो ये इसमें प्रवेश करेगा, फिसल कर बाहर गिर जाएगा। उसके लिए ये कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। और जिस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का साइज ही इसके रेंज से बड़ा होगा, ना ही फिट होगा और ना ही एडजॉर्ब होगा, ना ही इसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका नाम सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि शेप और साइज के अनुरूप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करता है और खुद कैटलिस्ट का रोल निभाता है। इसलिए इस कैटलिस्ट को सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं, और इस पूरे फेनोमेनन को सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहा जाता है। ये कहां देखा गया है? मेटल के सिलिकेट जो होते हैं, उनका सरफेस इस तरह का होता है, उनका स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो जब कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं तो सबके लिए नहीं निभाते हैं, उसके लिए निभाते हैं जिसका साइज, जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज 200 pm से 740 pm के रेंज में होता है। जो अधिक होते हैं उसको ना एडजॉर्ब करते हैं, ना कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं, और जो स्मॉलर साइज होते हैं वो इस होल में प्रवेश करते हैं और स्लिप करके बाहर गिर जाते हैं। तो इस फेनोमेनन को सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहते हैं। तो सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का लास्ट बार पूरा कॉन्सेप्ट, इट इज द silicate, it is the aluminosilicate of some metals. Its shape is just like cage like structure, and a number of pores are available on the surface of cage, and the size of pores varies from 200 to 740 pm. If reactant molecules of a particular size then adsorb in this hole, and the catalyst catalyzes these reactant molecules. If the reactant molecules is smaller in size, then they enter and slip through the hole.
तो ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस का। और and the reactant molecules are bigger in size, they are not adsorbed and the process of catalysis are not happening। तो ये आपका संपन्न हुआ, सेकेंड वॉल्यूम समाप्त।